नमस्कार साथियों, पुनः आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है आपके अपने परिवार सफलतागंज में। आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे और बेहतरीन ढंग से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे और लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। बहुत कम दिन शेष बचे हुए हैं, तो सभी लोग मेहनत से ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो भाई उसी क्रम में मैं लेकर के आ चुका हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे प्रमुख लोक संगीत की। जैसा कि परीक्षाओं में लगातार आप देखते हैं, तो प्रमुख लोक संगीत और लोक नृत्य यूपी के स्पेशली बहुत बार पूछे जाते हैं। तो मैं स्पेशली यूपी के लोक संगीत और लोक नृत्य इन पर एक वीडियो लेकर के आप लोगों के समक्ष आ चुका हूँ। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है जो लोग नए जुड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, और कोई भी समस्या हो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो आप वो कमेंट बॉक्स में आप उसको मेंशन कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, मतलब पहला लोक संगीत है तो भाई रसिया। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं कि रसिया या कोई भी जब लोक संगीत पूछा जाता है तो उसका संबंधित क्षेत्र पूछा जाता है और उसमें किस तरीके से उसको गाया जाता है तो उसके ऊपर होता है। तो जैसा कि पहला हम देखेंगे रसिया, तो ये भाई अगर इसके हम क्षेत्र की बात करते हैं तो रसिया जो होता है या ब्रजभूमि अर्थात मथुरा का प्रसिद्ध लोकगीत होता है और इस लोकगीत के माध्यम से भगवान कृष्ण की उपासना विभिन्न तरीकों से की जाती है। मतलब यहाँ पर इस गायन शैली के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को मनाने के लिए एक गीत का गायन किया जाता है और इसमें आध्यात्मिक तथा भक्ति भावों को संयोजित किया जाता है। तो मतलब आध्यात्मिक तरीके से और भक्ति भाव, मतलब मन में जो भक्ति वाले भाव होते हैं उनको संयोजित करने का काम किया जाता है। तो ये किसमें होगा, रसिया। पहली चीज़ तो ये होगी कि ये किस क्षेत्र का होता है, तो साथियों ये ब्रजभूमि का होगा सबसे महत्वपूर्ण। और सेकंड चीज़ महत्वपूर्ण होगी किस भगवान को मनाने के लिए, किसकी आराधना में, किसकी उपासना में इसको गाया जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण की। अयोध्या मथुरा की बात हो रही है तो भगवान श्री कृष्ण की ही बात होगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन सा होता है भाई, तो दूसरा है भाई सोहर। अब सोहर में क्या होता है, तो भाई सोहर जो है ये उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में गाया जाने वाला होता है। अवध मतलब कहा जाए तो लखनऊ हो जाता है, उन्नाव हो जाता है, रायबरेली हो जाता है, प्रतापगढ़ हो जाता है, सुल्तानपुर हो जाता है, अयोध्या हो जाता है, आपका गोंडा हो जाता है, बाराबंकी हो जाता है। तो ये जो क्षेत्र है साथियों ये अवध क्षेत्र कहलाता है और इसकी जो बोली होती है वो अवधी बोली होती है यहाँ पर। और यही क्षेत्र पर इस लोकगीत को गाया जाता है और इसका गायन जो है महिलाएं करती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि यह पुत्र जन्म के मांगलिक अवसर पर बहुत महत्वपूर्ण होता है ये पहले चीज तो क्षेत्र क्या होगा, तो क्षेत्र साथियों अवध होगा। और किस मांगलिक अवसर पर, तो स्पेशली जब पुत्र का जन्म होता है तो उस स्थिति में सोहर का गायन किया जाता है। अवध क्षेत्र में कौन गाता है इसको, महिला गाती हैं या पुरुष गाते हैं, तो भाई इसको महिलाएं गाती हैं। जैसा कि बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, वो एक सोहर होता है ललना लाल हुई हैं टाइप्स करके कुछ होता है, तो वो सोहर होता है और अवध में गाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, आप इसको ध्यान रखना किस उपलक्ष्य में कौन सा गाया जाता है, किस क्षेत्र में। उसके बाद साथियों हम बात करते हैं कजरी की। तो कजरी कहाँ का होता है भाई, तो इसमें पूर्वांचल के जिलों में गाया जाता है और उत्तर प्रदेश हमने इसमें मेंशन किया है, उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर। बाकी इसमें मेन होगा पूर्वांचल, पूर्वांचल में गाया जाता है कजरी। और स्पेशली अगर जिले की बात करेगा तो आप मिर्ज़ापुर लगाएंगे। और अगर हम बात करते हैं तो यह सावन के महीने में, सावन के महीने में गाया जाता है अर्थात बारिश के ऋतु में। ये पिछली यूपी की कांस्टेबल परीक्षा 2018 या 19 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब इसमें स्थान नहीं पूछा था, पूछा था किस ऋतु में इसका गायन किया जाता है। तो भाई सावन मतलब बारिश होती है, तो आप ऋतु की अगर बात करें तो बारिश ऋतु में या वर्षा ऋतु में इसका गायन होता है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है।
लास्ट टाइम आया हुआ है एग्जामों में कि किस ऋतु में इसका गायन होता है। तो भाई वर्षा ऋतु में होता है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो भाई आल्हा, तो आल्हा आप लोगों ने सुना ही होगा। आल्हा, इसमें प्रसिद्ध आल्हा उदल की वीरता का वर्णन होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं आल्हा उदल तो महोबा के दो वीर योद्धा होते हैं, उन्हीं की वीरता को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। और यह लोकगीत बुंदेलखंड तथा अवध क्षेत्र में, यहाँ पर थोड़ा सा अब लिखा हुआ है, अवध क्षेत्र तथा बुंदेलखंड में, स्पेशली तो बुंदेलखंड है और सेकेंडरी जब बात करेंगे तो अवध क्षेत्र में इसका गायन किया जाता है। और इसमें वीर रस की प्रधानता होती है। और जैसा कि इसके बोल कई आपने सुने होंगे कि बड़े लड़ैया महुबा वाले जिनकी मार सही ना जाए, इस टाइप से कुछ गाया जाता है। उसमें वीर रस की प्रधानता होगी, जिक्र होगा आल्हा उदल का, दो योद्धाओं के विषय में, बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र में। अच्छा, बुंदेलखंड इसलिए होता है क्योंकि जो महोबा होता है वो बुंदेलखंड, महोबा झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, जालौन, ये सारे जो जिले हैं, स्पेशली तो बुंदेलखंड, महोबा, चित्रकूट, बांदा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, इन जिलों में गायन किया जाता है इसका। तो भाई नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर पे आता है आपका चैती। तो चैती किस ऋतु से कब तक गया था? तो फागुन पूर्णिमा से चैत पूर्णिमा के दौरान। तो भाई फागुन मतलब कि अगर हम बात करें इसकी, तो फागुन होता है जो अब मार्च का समय होता है, भाई होली का टाइम होता है। और चैत्र पूर्णिमा, चैत्र जब हिंदी नववर्ष का पहला महीना प्रारंभ होता है, तो फागुन पूर्णिमा से लेकर के चैत्र पूर्णिमा तक यह गाया जाता है। और इस ऋतु में अगर हम बात करें तो ऋतु आ जाती है आपकी बसंत ऋतु। बसंत ऋतु आ जाएगी और प्रेम की अनुभूति को व्यक्त किया जाता है। मतलब एक टाइप से ये मान लो अरिजीत सिंह वाला गाना होता है भाई। तो इसमें अपनी मोहब्बत का इजहार किया जाता है, प्रेम की अनुभूति को व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विरहा। विरहा भाई बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें ये पूछता है किस क्षेत्र का होता है, तो ये पूर्वांचल क्षेत्र में विरहा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट में इसको रखिएगा। विरहा किस क्षेत्र का है? तो भाई विरहा पूर्वांचल का है। सोहर तो अवध का होता है। और सोहर कब गायन करते हैं? तो भाई पुत्र रत्न की प्राप्ति पर कजरी बारिश के ऋतु में होता है। आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण होते हैं। और जहाँ पर हमने यहाँ पर एक छोटी सी 2 लाइनें रख रखी हैं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं, जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। तो भाई हिम्मत बांध के आपको लगे रहना है, गिरना है, उठना है, चलना है, दौड़ना है, रुकना कतई नहीं है। और अंततः अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। तो जीत जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। चीज़ें संघर्ष वाली हमेशा साथ ही चलती हैं। संघर्ष तो आजीवन होता है, संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता है। संघर्ष समाप्त हो जाएगा तो जीवन समाप्त हो जाएगा। तो भाई देखते हैं अब प्रमुख, पहले लोकगीत की हमने बात की, अब बात करते हैं प्रमुख नृत्य की। तो नृत्यों में सबसे पहले हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट आपको दे रखे हैं कि जब पूछता है कि उत्तर प्रदेश का शासकीय नृत्य, तो भाई शासकीय नृत्य की जब हम बात करते हैं तो एकमात्र कथक जो है उत्तर प्रदेश का शासकीय नृत्य है। भाई बताएंगे उत्तर प्रदेश का शासकीय नृत्य कौन सा होता है? कथक होता है, जिसका प्रारंभ मंदिर के पुजारी द्वारा कथा वाचते समय हाव भाव के प्रदर्शन से माना जाता है। मतलब मंदिर का जो पुजारी होता है वो जब कथा को का वाचन करता है तो उसका जो हाव भाव होता है उसके प्रदर्शन से माना जाता है। उसके बाद कथक जो होता है इसको मुस्लिम दरबारों में, जब हम बात करते हैं यहाँ पर अवध के नवाबों की, तो इन नवाबों के द्वारा इस शासकीय नृत्य को, जो उत्तर प्रदेश का वर्तमान समय में शासकीय नृत्य होता है, इसको मुगलों के समय में संरक्षित किया गया, बहुत प्रोत्साहित किया गया, इसका संवर्धन किया गया, संरक्षण किया गया। तो मतलब कथक का जो स्वर्ण युग कहा जाएगा तो वो कहा जाएगा भाई मुस्लिम राज दरबार। और अंतिम जो अवध के नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, इनके समय में तो इसका गोल्डन टाइम होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं
उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसका जो प्रमुख मतलब नृत्य करने वाले लोग होते हैं वो लच्छू महाराज होते हैं और शंभू महाराज और बिरजू महाराज। तो इसमें से भी ध्यान देना है, एक कोई और महाराज करके चौथे डाल देंगे, पूछेंगे निम्न में से कथक के डांसर जो है वो नहीं है। तो वहाँ पर ध्यान देना, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज और यहीं पर दे दिया बैजू महाराज। तो कौन से नहीं होंगे भाई? बैजू महाराज। अगले नृत्य की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई अगला आता है चरकुला, बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। चरकुला नृत्य कहाँ पर होता है? तो भाई चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। और इसमें होता क्या है, कैसे नृत्य करते हैं? तो चरकुला सभी को पता है, ये ब्रज का क्षेत्र का होता है, ब्रज मतलब मथुरा। उसके बाद इसमें होता क्या है कि भाई रथ और जो बैलगाड़ी के पहिए होते हैं उनको सर पे रखते हैं और उसके ऊपर अनेकानेक मतलब अनेक अनेक मतलब कई सारे घड़े, पानी वाले घड़े रख करके नृत्य किया जाता है। तो भाई इसमें मतलब एक पहिया होना चाहिए, वो रथ का हो, बैलगाड़ी का हो, उसको सर पे रखना है। उसके बाद कई सारे घड़े सर पे रखना है और उसके बाद वहां पर आपको करना है नृत्य। तो ये कहलाएगा चरकुला नृत्य। कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र के लोगों द्वारा ये किया जाने वाला नृत्य होता है, बहुत शानदार सा होता है। अगला देखते हैं दीपावली नृत्य, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दीपावली नृत्य जो होता है वह बुंदेलखंड के, सॉरी, अहीरों द्वारा, मतलब अहीर यादव जो बिरादरी होती है। दीपावली नृत्य बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा अनेक दीपों को प्रज्वलित करके नृत्य किया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र का है, किस बिरादरी के लोग करते हैं? तो यादव बिरादरी, अहीर बिरादरी और कहाँ के? बुंदेलखंड के। दीपावली नृत्य, यहाँ पर अनेक दीपों को प्रज्वलित करके नृत्य करते हैं। अगला बढ़ते हैं देवी नृत्य। तो देवी नृत्य कहाँ का होता है? बुंदेलखंड के। इस लोक नृत्य में एक नर्तक देव रूप धारण करके, मतलब देव मतलब देवता का रूप धारण करके, तथा शेष नर्तक उसके सम्मुख नृत्य करते हैं। मतलब एक जो नर्तक होगा मतलब पुरुष होगा, वो देवता का रूप मतलब ऐसा कुछ वेशभूषा पहनेगा। पहनने के बाद क्या होगा, उसके समक्ष अन्य जो भी नर्तक होंगे मतलब पुरुष होंगे उसके समक्ष नाचेंगे। और एक जो होगा हेड होगा, उसे देवता मान करके उसका रूप धारण किया जाएगा। तो देवी नृत्य हो जाता है ये बुंदेलखंड में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो भाई जोगनी नृत्य। अब यहाँ पर देखेंगे जोगनी नृत्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अवध क्षेत्र का है, मतलब आपके लखनऊ के आसपास के जिलों का है। और रामनवमी के पर्व पर, कब मनाते हैं भाई इसे? तो रामनवमी के पर्व पर। और कौन करता है? तो पुरुष करते हैं। और इसके अंतर्गत क्या, साधु या अन्य कोई पुरुष महिला का रूप धारण करते हैं भाई। महत्वपूर्ण रखना है इसको रामनवमी के अवसर पर। मेन तो होता है पुरुष नृत्य, उसमें भी साधु वाधु कर सकते हैं, साधु संत हैं, और लेकिन वो पुरुष हैं और बनेंगे वो महिला, मतलब कपिल शर्मा शो वाला सिस्टम। ये कपिल शर्मा शो ने वहीं सीखा होगा जोगनी नृत्य से। बहुत सारी पुरुषों को महिलाओं के वस्त्र पहना करके अपना काम चलाना, तो यहाँ से लिया होगा कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं भाई कार्तिक नृत्य। बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में, तो कार्तिक पहले चीज तो कार्तिक एक महीना होता है जो नवंबर का होता है, मतलब जब दीपावली के समय होता है। तो बुंदेलखंड में कार्तिक माह में नृतकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाने वाला नृत्य होता है। बहुत महत्वपूर्ण होता है, मतलब कुछ गोपियां बनते होंगे और कुछ एक मतलब कान्हा और कई सारे लोग गोपियां बनते होंगे। कान्हा जी माखन चुराते होंगे और मौज से खाते होंगे। तो भाई नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब आगे हम लोग बात करेंगे तो इसमें से इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर नटवरी नृत्य होता है। तो ये पूर्वांचल के अहीरों द्वारा नक्कारे के लय पर, नक्कारा या नगाड़ा कह सकते हैं आप, किया जाने वाला नृत्य होता है। कहाँ के? पूर्वांचल के। पूर्वांचल के अहीर बिरादरियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है ये। और उसके बाद छोलिया नृत्य। तो छोलिया नृत्य राजपूतों के विवाह पर के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य होता है। और इसमें करते क्या है, तो भाई एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में ढाल लेकर नृत्य करते हैं। छोलिया, छोलिया नृत्य। और आगे बढ़ते हैं। तो आगे तो सही से दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आज इस सेशन को मुझे लगता है यहीं समाप्त करना पड़ेगा। और मिलेंगे हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सा कंटेंट लेकर के।
तो आज के लिए सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। और वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा है तो आपका हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। और सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। भाई रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखा करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा भाई। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं इसको। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।